जय हिंद बालकों, आप लोगों का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज का जो लेक्चर है, हम दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे। पहला लेक्चर हम लोगों ने हैलोजन पे लिया, हैलोजन वाले कंपाउंड पे किया था, जिसमें कि हम लोगों ने मोस्टली जो हैलोजन की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको डील किया था। इस वाले में हम हैलोजन्स की केमिकल रिएक्शंस को डील करेंगे, प्रिपरेशन को, प्रॉपर्टीज़ को, हाइड्रोएसिड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को, हैलोजन के ऑक्साइड्स को, और हैलोजन के आप कह सकते हैं कि जो आपके ऑक्सी एसिड्स हैं उनको, और लास्ट में हम लोग कुछ इसके कंपाउंड देख सकते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं टॉपिक को क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो उसे आप हमसे कनेक्ट होकर के जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं पूछ रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे लेक्चर्स को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। और बाकी जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस समय आपका जैसे यूजुअल क्लास चलता है वैसे ही चलेगा। हमारी पूरी टीम इस कोरोना पेंडेमिक की कंडीशन में भी आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है, चाहे वो फिजिक्स के लेक्चर हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, मैथमेटिक्स के हों। हर टीचर अपने लेवल पे करीब करीब 1 से 2 लेक्चर डेली डिलीवर कर रहा है। चलिए, तो हम लोग आज इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है हैलोजन का, जिसमें कि फ्लोरीन को लिया हुआ है। फ्लोरीन आप जानते हैं कि बेहद हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स में आता है। खासतौर से अगर हैलोजन फैमिली में बोले तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों की तुलना में। वजह इसकी बॉन्ड एनर्जी का कम होना और इसके रिडक्शन पोटेंशियल का सबसे ज़्यादा होना। इसका जनरल अगर हम प्रिपरेशन करना चाहें तो वो भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हमारे पास नहीं है जो सीधे फ्लोराइड को फ्लोरीन में क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके। हमारे पास अगर कोई रास्ता है तो वो है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन का, या इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करें। तो उसमें भी यहाँ पर हम 2 मेथड का जिक्र करेंगे। एक पहला और पुराना मेथड है जिसमें कि हम कैल्शियम फ्लोराइड से फ्लोरीन बनाते थे। करते क्या है इसमें कि कैल्शियम फ्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा करके HF बना लिया जाता है। ये HF ऐसे एक्वस सोल्यूशन में घोला जाता है जिसमें कि KF होता है। तो KF में इसको घोल देते हैं। जब घोलते हैं तो बनता है KHF2, जो वाटर वेपर होती है या जो वाटर होता है उसे इवोपरेट करके निकाल लेते हैं। KHF2 बड़ा ही करामाती कंपाउंड है, जिसको आप कह सकते हैं पोटेशियम और HF2 माइनस आयन से मिलकर बना होता है। इसके बीच में ये आयनिक बॉन्ड, और जब आप HF2 को देखेंगे तो इस HF2 में इस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है। फ्लोराइड और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब इस आयन की स्टडी आप करेंगे तो ये पाएंगे कि ये दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम है, और इसके सेम होने के पीछे वजह ये है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, रेजोनेंस शो करता है। एक बात और है कि ये HF2 टाइप के एनायन केवल फ्लोरीन ही बना सकता है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या नहीं शो करते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करते। फिलहाल हम यहाँ जब KHF2 की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं प्लेटिनम इरिडियम इलेक्ट्रोड लेकर के बेहद लो टेम्परेचर पर, तो ध्यान दीजिएगा ऐसी स्थिति में एनोड पर हमको फ्लोरीन मिलती है। चलेगा, एक मेथड तो ये है हमारे पास। दूसरा जो आज की डेट में रिसेंट मेथड है वो ये है कि हम लोग जो है सीधे यूज करते हैं पोटेशियम मैग्नीज फ्लोराइड को एंटीमनी फ्लोराइड के साथ में, तो बनता है ये और साथ में क्या बनती है, आपका फ्लोरीन बनती है। ये रिसेंट मेथड है जो कि फ्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं क्लोरीन के प्रिपरेशन पर। फ्लोरीन को बनाने के लिए स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनाना है तो उसे आप जनरल मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम
बाकी के तीनों हैलोजेंस को बना सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आपका आयोडीन। हम इसमें अगर लैब मेथड की बात करें तो लैब में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी हैलोजन को बनाना होता है उसका मेटल हैलाइड लेते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, जिसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट किया जाए तो हमको करस्पॉन्डिंग हैलोजन मिलती है। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है, ये रिएक्शन फास्ट होती है और लैब मेथड में कंसीडर की जाती है और तीनों बना सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रिएक्शन दो पार्ट में होती है, जो भी हैलाइड आयन होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के हैलोजन में जाता है और जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं वो रिड्यूस होकर के +4 से किस में गया है आपका +2 में गया है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम प्रोवाइड करता है। दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ देंगे तो फुल रिएक्शन बन जाएगी। बैलेंसिंग आपने सीख ही रखा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ क्लोराइड रखोगे तो वहाँ क्लोरीन निकलेगा, यहाँ ब्रोमाइड रखोगे वहाँ ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ आयोडाइड रखोगे तो वहाँ आयोडीन निकलेगा, चलेगा। सेकंड, अगर हमको केवल ब्रोमीन और क्लोरीन बनानी हो तो हम बिना मैग्नीज डाइऑक्साइड के भी बना सकते हैं, केवल सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर के। लेकिन इस रिएक्शन की खासियत ये है कि ये रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए इसको हम लैब मेथड में कंसीडर नहीं करते और इससे क्लोरीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यही रीज़न है कि जब कभी भी कहीं पर भी हमें अगर एसिडिक मीडियम लेना होता है, खास तौर से ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा ब्रोमीन और आयोडीन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, बजाय एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के। साथ ही कैसे काम कर जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आते हैं अगले मेथड पर। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को बनाने के लिए वो आता है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयन बाई हैलोजन। अगर हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज किया जाए हैलोजन के द्वारा तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा, मोर रिएक्टिव हैलोजन लेस रिएक्टिव हैलाइड आयन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है और हैलोजन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आने पर घटती चली जाती है। यानी कि लो एटॉमिक नंबर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है और हाई एटॉमिक नंबर वाला हैलोजन कम रिएक्टिव। इसलिए मैंने क्लियर भी कर दिया कि जो डायटॉमिक हैलोजन हम लेंगे वो लोअर एटॉमिक नंबर का होना चाहिए और जो हैलाइड आयन होना है सॉल्ट में वो हायर एटॉमिक नंबर का होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ आयोडीन लेते हैं, आयोडाइड लेते हैं, तो यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं, ब्रोमाइड लेते हैं, तो यहाँ केवल फ्लोरीन और क्लोरीन होगा, फिर आयोडीन नहीं होगा, चलेगा। और इस बात को हमने बाकायदा यहाँ रिएक्शन से भी दिखा रखा है कि इसका एटॉमिक नंबर कम है, सो इसकी रिएक्टिविटी ब्रोमाइड से ज़्यादा है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यही अगर क्लोराइड है और इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, कम रिएक्टिव इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इस रिएक्शन से भी हम क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या बनाते हैं, आयोडीन को बनाते हैं, चलेगा। आपके सिलेबस में प्योरली क्लोरीन को रखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसकी कौन कौन सी एनसीईआरटी की रिएक्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब अगर हम लोग एनसीईआरटी में क्लोरीन के प्रिपरेशन के मेथड देखें तो आपको ये 5 मेथड देखने को मिलते हैं। आपका आईआईटी में क्लोरीन के प्रिपरेशन को लेकर के क्वेश्चन भी पूछा गया। ये 4 मेथड दिए थे, इसमें से एक थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लिखा था और पूछा था कि बताइए किस मेथड से क्लोरीन प्रिपेयर्ड नहीं होगी। तो जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो पकड़ लेगा आपका। क्लोरीन एक्चुअल में ग्रीनिश येलो गैस है, वाटर में सॉल्युबल है, डिसप्रोप्योनेशन रिएक्शन शो करता है, पंगेंट और सफोकेटिंग स्मेल होती है इसकी। खैर, इसको जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले एंशिएंट टाइम में सीले ने इसको प्रोड्यूस किया था। आपके एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है, किससे किसको मिला करके, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl को मिला करके। ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। आप इसमें देख सकते हैं कि मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, HCl में क्लोरीन -1 है, तो मैग्नीज +4 से +2 में गया और कुछ क्लोराइड क्लोरीन में गए, चलेगा। तो ये एक इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है।
दूसरा जो कि लैब मेथड है, मैं पहले अभी भी बता चुका हूँ, जनरल प्रिपरेशन में मैंने बताया था। इस मेथड में हम हैलाइड सॉल्ट को, तो यहाँ हैलाइड सॉल्ट के रूप में NaCl लिया गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। याद रहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ नहीं है, चलेगा, ये एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। ये भी बहुत बढ़िया कौन सी रिएक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटर INTER, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दोनों दो अलग अलग केमिकल स्पीसीज में क्या है आपका मौजूद है, इसलिए हम इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स कह रहे हैं। बात आगे बढ़ती है, तीसरी रिएक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का, और ये भी बहुत बढ़िया इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। बाकी कमर्शियल लेवल पर हम इसको डेगॉन प्रोसेस से बनाते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से बनाते हैं। डेगॉन प्रोसेस में हम HCl को एयर की ऑक्सीजन के द्वारा क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 773 केल्विन पर हीट करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, आपका क्लोरीन गैस मिलती है। बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हम लोग ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। आपने पढ़ा भी होगा एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में डाउस प्रोसेस, कास्टनर, केल्नर प्रोसेस, ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हैं जिसमें कि NaCl या ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, और क्लोरीन गैस हमको कहाँ पर मिलती है, एनोड पर मिलती है, चल जाएगा। अब हम लोग आएंगे हैलोजन की जनरल रिएक्शंस पर। अगर हम हैलोजन की जनरल रिएक्शन की बात करें तो एक एक रिएक्शन को पकड़ते हैं। सबसे पहले अगर हम हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या चीज़ आपका आयोडीन, इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। और आयोडीन के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। लेकिन यही हैलोजन के रूप में अगर फ्लोरीन हम लेकर के चल रहे हैं तो ध्यान दें, यहाँ पर ये डिसप्रोपियोनेशन ना होकर के रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये बात पहले भी हुआ है। यही अगर हम हैलोजन का रिएक्शन, खास तौर से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ कराएं या कंसंट्रेटेड और हॉट NaOH के साथ कराएं, तो ये भी रिएक्शन डिसप्रोपियोनेशन है, क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्शन में पर्टिकुलर एलिमेंट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। याद रखना होता है, ये IIT में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है कि जब हैलोजन को कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ लेते हैं तो सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है, और जब हॉट और कंसंट्रेट लेकर के चलते हैं तो सोडियम हैलेट बनता है। याद रहे, सोडियम हाइपोहैलाइट में हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और सोडियम हैलेट में इसी हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, ध्यान रहेगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो हाइड्रा एसिड बनेगा, कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हाइड्रा एसिड बनाते हैं। फ्लोरीन में एक्सप्लोजिव होता है, क्लोरीन में ठीक रेट से होता है, ब्रोमीन में स्लो होता है, आयोडीन में रिवर्सिबल होता है। ये पूरी कहानी होती है, लेकिन बनता हाइड्रा एसिड ही है। एक लड़के ने हमसे पूछ लिया कि सर हाइड्रा एसिड के डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जो होगा वो HF का होगा, फिर HCl का होगा, फिर HBr का और फिर HI का। लड़के ने पूछ दिया कि सर अगर यही हाइड्रोजन की जगह मेथिल लगा दें और तब डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछें। मैंने कहा मेथिल क्लोराइड का होगा, तब मेथिल फ्लोराइड का होगा, फिर मेथिल ब्रोमाइड का होगा, फिर मेथिल आयोडाइड का होगा। लड़के ने फिर पूछ लिया कि सर अगर हम यहाँ हैलोजन की संख्या बढ़ाते जाएं, मैंने कहा डाइपोल मोमेंट घटता जाएगा, पहले मोनोहैलाइड का, फिर डाईहैलाइड का, फिर ट्राईहैलाइड का, और सबसे कम होगा टेट्राहैलाइड का। ध्यान रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था तो मैंने यहाँ बता दिया, और यहाँ हाइड्रा एसिड हमारा बन रहा है। अगर किसी मेटल के साथ आप हैलोजन को रिएक्ट कराओगे, खासतौर से एक्टिव मेटल के साथ, तो ध्यान देना कि मेटल हैलाइड बनेगा।
जो मेटल की वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग हैलोजन लगेगा। मोनोवैलेंट मेटल पर 1 होगा जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बाइवैलेंट मेटल पे 2 होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ट्राइवैलेंट पर 3 होगा जैसे एल्यूमिनियम। ध्यान रखेंगे हैलोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में फॉस्जीन देगा। अगर हैलोजन के रूप में क्लोरीन ले ले, बाकी ये COX2 टाइप का बनाएगा और ये रिएक्शन फ्लोरीन या आयोडीन नहीं शो करते, मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन देते हैं। यही फॉस्फोरस के साथ अगर आप हैलोजन का रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, PX3 और PX5। अगर हैलोजन एक्सेस में है, अगर हैलोजन एक्सेस में है तो PX5 बनेगा और अगर नॉर्मल रेशियो पर है तो PX3 बनेगा। PX3 चारों प्रकार के हैलोजन बनाएंगे, लेकिन PX5 में आयोडीन नहीं बनाएगा क्योंकि Pi5 थर्मली अनस्टेबल होता है। इसी तरीके से हैलोजन को अगर सल्फर के साथ लोगे तो ये X2S2X2 टाइप कंपाउंड बनाएगा, या क्लोरीन के साथ ये HCl4 और फ्लोरीन के साथ ये SF6 टाइप का कंपाउंड बनाएगा। एक लड़के ने कहा सर HCl6 क्यों नहीं? मैंने कहा बड़े साइज का हैलोजन होने की वजह से स्टेरिक रिपल्सन होगा और कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, लेकिन फ्लोरीन छोटे साइज का है, स्टेरिक रिपल्सन कम होता है, इसलिए ये स्टेबल बन जाता है। यही हैलोजन को अगर H2S के साथ ले लो तो ऐसी स्थिति में हाइड्रा एसिड बनेगा और साथ में सल्फर, और चारों हैलोजन इस रिएक्शन को देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही हैलोजन को अगर SO2 के साथ रिएक्ट कराओ तो स्पेशली फ्लोरीन और क्लोरीन SO2X2 में बदल देंगे, चलेगा। अगली रिएक्शन जो अमोनिया के साथ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी दिया हुआ है कि अगर अमोनिया एक्सेस में है तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड मेन प्रोडक्ट होता है, लेकिन अगर हैलोजन एक्सेस में है या अमोनिया कम है तो ऐसी स्थिति में एक्सप्लोजिव NCl3 और HCl बनता है। ध्यान रहेगा, बोलो भाई कर लोगे। यहाँ पे मैंने फ्लोरीन को अलग से बता दिया कि फ्लोरीन अगर वाटर के साथ है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं देता, ऑक्सीजन रिलीज करता है, रेडॉक्स रिएक्शन देता है। इसी तरीके से फ्लोरीन NaOH के साथ सोडियम फ्लोराइड और OF2 बनाता है, जबकि बाकी के हैलोजन कोल्ड और डाइल्यूट में सोडियम हाइपोहैलाइड, हॉट और कंसंट्रेट में सोडियम हैलेट बनाते हैं। यही ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप क्लोरीन गैस पास करिए तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका चीफ कंपोनेंट कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, जहां क्लोरीन 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1 और क्या आपका +1, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। बोलो भाई कर लोगे। अब हम NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पर आते हैं क्लोरीन के, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग NCERT वाले पॉइंट देखें क्लोरीन को लेकर के, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसके ब्लीचिंग पाउडर को लेकर के आता है कि जब हम ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो उस समय कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड बनता है, जिसे आप कॉमनली ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। एक्चुअल ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है। किसका किसका मिक्सचर? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और किसका आपका वाटर का। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो क्लोरीन है अगर आप सनलाइट के साथ लेकर के चलेंगे तो बहुत बढ़िया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और प्रोडक्ट इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हैलोजन का क्या रेशियो। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्सेस में है तो एल्किल क्लोराइड और HCl बनेगा, और अगर हैलोजन एक्सेस में है तो मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरीके से बनेगा। और रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, जिसमें 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। ये सारी बातें हम लोग ऑर्गेनिक में कर चुके हैं या करते हैं। यहाँ इसी तरीके से अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उस पर क्लोरीन को आप पास करते हैं तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच जहाँ मल्टीपल बॉन्ड था वहाँ दोनों कार्बन पर हैलोजन जुड़ेगा एक दूसरे के ठीक अपोजिट में। चले, तो फिलहाल ये हिस्सा ऑर्गेनिक का है, यहाँ तो हम लोग इनऑर्गेनिक पार्ट डील कर रहे हैं। इसी तरीके से अगली रिएक्शन हमने क्लोरीन वाटर की ली। तो क्लोरीन यूजुअली येलोइश गैस है, लाइट येलो गैस होती है,
जब उसको वाटर में पास करते हैं तो उसका येलो कलर विजिबल होता है, लेकिन जैसे जैसे क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता जाता है वैसे वैसे इसका कलर गायब होता जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा। कब? जबकि यही क्लोरीन वाटर में घुल करके HCl और हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा तो ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। साथ ही साथ ये जो एक्वस क्लोरीन होता है ये ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि हाइपोक्लोरस एसिड जो बना है यहाँ पर ये अनस्टेबल होता है और टूट करके HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड कंपाउंड पर जुड़ करके क्या करेगा? आपका कलरलेस कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड में जुड़ना पुराने जमाने में क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन। बात आगे बढ़ाएं अगर, तो यहाँ मैंने इस बात को क्लियर भी किया है कि क्लोरीन वाटर या एक्वस क्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट है और इसका ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन की घटना की वजह से है, क्योंकि यहाँ दिखा भी दिया है कि क्लोरीन वाटर के साथ मिल करके हाइपोक्लोरस एसिड देगा और ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर सब्सटेंस में जुड़ करके क्या करेगा? कलरलेस कर देगा। कुछ क्लोरीन के बड़े फेमस कंपाउंड है जो केवल पूछ लिया गया था। एक बार एक बच्चा आया कि सर टीयर गैस का फॉर्मूला बता दो, तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है, आप नेट पे भी देख सकते हो। तो उसने कहा सर नेट पे तो टीयर गैस के इतने फार्मूले हैं कि परेशान हो गए, 12th स्टैंडर्ड पे कौन सा फार्मूला चला है। मैंने कहा जो तुम्हारी NCERT में दिया है, NCERT में आप देखोगे तो टीयर गैस के लिए CCl3NO2 लिखा हुआ है, इसी तरीके फॉर्जीन के लिए COCl2 लिखा है और मस्टर्ड गैस का ये सल्फर कंपाउंड है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये फार्मूला, छोटे मोटे पिटैया एग्जाम में जो होता है पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको याद है तो यू आर हीरो और नहीं याद है तो यू आर बानर। ठीक है, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम लोग क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखें तो क्लोरीन अपने कंपाउंड में 0 से -1 में जाएगा तो इसका रिडक्शन होगा और ये कैसे काम करेगा? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हर रिएक्शन में क्लोरीन को हम HCl में ही बदलेंगे। क्लोरीन फेरस सॉल्ट को फेरिक आयन में बदल देगा, ध्यान रखना है। सल्फाइड को सल्फेट में बदल देगा और खुद किस में जाएगा? आपका HCl में। यही एक्वस SO2 लेकर के चलोगे तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देगा, खुद किस में जाएगा? HCl में। आयोडीन को अगर तुम लेकर के चलोगे तो ये HiO3 में बदल देगा इसको और खुद HCl में। कोल्ड और डाइल्यूट NaOH तो यहाँ ये डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन देता है, और यही अगर हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH ले लोगे तो भी ये डिसप्रोपियोनेशन देगा। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर क्लोराइड और क्लोरेट बनेगा, जबकि कोल्ड और डाइल्यूट में क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बनता है। कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ अगर आप इतना जानते हैं तो हैलोजन के बारे में सफिशिएंट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हाइड्रा एसिड पर। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के प्रिपरेशन की बात करें तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि हैलोजन को हाइड्रोजन के साथ सीधे रिएक्ट कराइए इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, क्या बनेगा? आपका हाइड्रा एसिड बन जाएगा, चलेगा। लेकिन बाकी के जो हाइड्रोजन हैलाइड अगर स्पेसिफिक टाइप के ले लें, जैसे HCl का प्रिपरेशन, HF का, HBr और HI का, तो 3 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। HCl और HF करीब करीब एक जैसा है। HCl को बनाने के लिए हम मेटल हैलाइड या मेटल क्लोराइड लेते हैं, कोई भी मेटल क्लोराइड लें, उसको अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग सल्फेट और साथ में क्या बनेगा? HCl बनेगा, चलेगा। इसी तरीके से पुराना है हार्गेवियस मेथड। इस मेथड में हम सोडियम क्लोराइड को SO2 वाटर और ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो भी हमको क्या मिलता है? आपका HCl सोडियम सल्फेट ये मिलता है। लेकिन अगर यही हम HF का प्रिपरेशन करें तो ध्यान दें, HF के प्रिपरेशन के लिए हम किसी भी मेटल फ्लोराइड को, चाहे वो कैल्शियम हो, फेरिक फ्लोराइड हो, उसको सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग HF बनता है। HF की एक खास बात है कि ये ग्लास में मौजूद सिलिका के साथ में रिएक्ट कर जाता है। जैसे सोडियम सिलिकेट है तो उसके साथ रिएक्ट करके Na2SiF6 बना देगा। HF इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए ये जिगजैग स्ट्रक्चर बनाता है अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में और डाइमर पॉलीमर के फॉर्म में स्टैंड कर सकता है।
और ये HF2 माइनस टाइप के भी एनायन को बना सकता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए KHF2 टाइप के सॉल्ट पाए जाते हैं, पर KHCl2 या KHBr2 टाइप के सॉल्ट नहीं पाए जाते हैं। हाँ, HBr और HI को हम मेटल हैलाइड का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा करके नहीं बना सकते। कारण ये कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और ब्रोमाइड और आयोडाइड को ब्रोमीन और आयोडीन में चेंज कर देगा। इसलिए हम यहाँ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करने की जगह पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज। तो ये सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को बाहर निकालेगा और HBr और HI बनाएगा। इसी तरीके से अगर फास्फोरस ट्राइहेलाइड आप लेते हैं, खासतौर से क्लोराइड और ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के लिए, तो इसकी हाइड्रोलिसिस पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बाहर आएगा और HBr और क्या बनेगा आपका HI बनेगा। चलेगा। अब हम जरा इन हाइड्रो एसिड की कुछ विशेष बातों को करते हैं। इसमें अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो आप देखेंगे कि HF को कभी भी ग्लास बोतल्स में या आप कह सकते हैं ग्लास के कंटेनर में नहीं रखा जाएगा। कारण कि HF जो है ग्लास में मौजूद सिलिका से रिएक्ट कर जाता है और सिलिका टेट्राफ्लोराइड में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम ग्लास के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन को बनाने में या ग्लास को कोट करने में करते हैं। आपको अपने दिमाग में रखना है कि HCl बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको अगर ऑक्सीडाइज करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। यही हालत HBr की है, लेकिन HI बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यही रीज़न है कि अगर आप HCl का रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में कराओ तो इसका ऑरेंज कलर डीकलराइज नहीं होगा। लेकिन यही HCl अगर KMnO4 के साथ यूज़ किया जाए तो ये इसको क्लोरीन में बदल देता है, या आप कहेंगे कि KMnO4 का पर्पल पिंक कलर जो होता है डीकलराइज हो जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, कभी भी टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4 का एसिडिफिकेशन करने के लिए हम HCl नहीं लेते। कारण यही कि KMnO4 खुद HCl से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एसिड लेते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, लेकिन HCl KMnO4 के साथ नहीं लिया जाता। अब लेकिन अगर वही HCl की जगह हम HI लेकर के चले तो HI को लेकर के चलने पर क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के साथ ही रिएक्शन देगा, और KMnO4 के K2Cr2O7 के साथ जहां इसके ऑरेंज कलर को ग्रीन कर देगा सोल्यूशन में, वहीं पर ये KMnO4 के पर्पल कलर को कलरलेस कर देगा। और दोनों रिएक्शन बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें HI का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जबकि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। HI नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन दे देगा। HI के सलूशन में अगर तुम क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन पास कर दो तो करस्पॉन्डिंग आयोडीन मिल जाएगी, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन भी HI को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और किसमें आपका आयोडाइड में। चलेगा। -1 से कहाँ आपका 0। बोलो भाई। तो अब हम लोग केवल कुछ NCERT के पॉइंट को डील करेंगे, तो ये टॉपिक हमारा हाइड्रो एसिड वाला क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा। अगर हम लोग NCERT के पॉइंट देखें तो HCl को लेकर के दिए गए हैं। सबसे पहला तो इसका लैब मेथड है कि लैब में हम हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl को NaCl का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 420 केल्विन पर करा के बनाते हैं। और अगर पूरा का पूरा ही NaCl आपको HCl में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर 420 से 823 केल्विन करना पड़ेगा। तो जो इसमें बना हुआ सोडियम बाइसल्फेट है वो सल्फेट में कन्वर्ट होगा और साथ में क्या बनेगा HCl बनेगा। एक बात और, HCl चूँकि एसिड होता है या एसिडिक हाइड्राइड है तो इसलिए कभी भी इसको ड्राई करने के लिए बेसिक ऑक्साइड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, जैसे एल्यूमिना, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह।
हम लोग HCl को ड्राई करने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ये पॉइंट IIT में पूछा हुआ है। साथ ही साथ HCl रूम टेम्परेचर पर गैस है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन यही HCl वाटर में बहुत तगड़े से सॉल्युबल है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए किजाम अट्रैक्शन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। दूसरी बात ये कि इसके हाइड्रेटेड आयन पर निकलने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये सिस्टम को बेहद स्टेबलाइज करता है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा शिफ्ट करती है। आप देख सकते हैं कि इसका K जो है वाटर में 10⁻7 है और इसका pK नेगेटिव में आ रहा है। यही वजह है कि HCl एक बहुत तगड़ा एसिड है। अगर ये एक्वस मीडियम को पा गया, वाटर को पा गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत तगड़ा एसिड रहेगा। अब यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन आप देख रहे हैं कि HCl को आइडेंटिफाई अगर करना हो तो हम करते क्या है कि अमोनियम सॉल्ट में थोड़ा सा बेस मिलाते हैं जिस पर कि अमोनिया गैस भाप के रूप में निकलती है और उसके ऊपर HCl से भीगी हुई रॉड लेकर के जाएंगे तो उस रॉड पर व्हाइट कलर का पेस्ट्री मास आ जाएगा जो किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का है। इससे हम HCl को कंफर्म करते हैं। बाकी HCl 3 पार्ट HCl ले लिया जाए और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड ले लिया जाए तो ये कंपोजिशन एक्वारेजिया कहलाता है और ये नोबल मेटल को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे दोनों रिएक्शन NCERT में आपका दिया हुआ है, पहला गोल्ड के साथ और दूसरा किसके साथ, प्लैटिनम के साथ, और इनको इनके मेटल क्लोराइड्स में ऑक्सीडाइज किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो नाइट्रेट वाला पार्ट होता है इन दोनों रिएक्शन में वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये बात IIT ने पूछा है। लास्ट बात अगर हम करें तो यहाँ पर HCl चूंकि तगड़ा एसिड है तो ये अपने से वीक एसिड के एनायन को बड़ी तेजी से डिकम्पोज कर देता है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या सल्फाइड, इनको HCl के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनते हैं। ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। लास्ट में आपके NCERT में एक सवाल दिया हुआ था कि HCl आयरन के साथ रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड बनाता है, ये फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता? तो मैं बता दूं इसका जवाब ये है कि जो फेरस क्लोराइड बनता है साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसीलिए ये फर्दर फेरस क्लोराइड को फेरिक की तरफ नहीं जाने देता। चलेगा, तो ये हाइड्रोजन का बनना ही यहाँ पर रिएक्शन को फेरस क्लोराइड पे स्टॉप कर देगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ने देगा। चलेगा, अब हम लोग आएंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्सी एसिड पर बात करेंगे। अगर हम लोग ऑक्सी एसिड हैलोजन का लेकर के चलें तो फ्लोरीन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी हैलोजन 4 प्रकार के ऑक्सी एसिड बनाते हैं। सबसे पहला हाइपोहैलवस एसिड जो इस टाइप का होगा, दूसरा आता है हैलवस एसिड जो कि इस टाइप का होगा, तीसरा आता है हैलोइक एसिड जो कि इस टाइप का होगा, और चौथा आता है परहैलोइक एसिड जो कि इस टाइप का होगा। तो अगर आप सभी ऑक्सी एसिड को ध्यान से देखो तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा, और वो फैक्ट ये कि सब मोनोबेसिक है, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड। इनमें कई सारे ऑक्सी एसिड्स ऐसे होंगे जो कि मिलेंगे ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं है, आइस कोल्ड मीडियम लेंगे, सोल्यूशन मिलेंगे तब जा करके मिलेंगे। खासतौर से जो वीक हैं उनकी बात करें, चलिए यहाँ इनका नॉमेनक्लेचर इस बात पे किया गया है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आमतौर पर इनकी यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। पहला वाला हाइपोहैलवस एसिड कहलाएगा, दूसरा वाला हैलवस एसिड कहलाएगा, तीसरा वाला हैलोइक एसिड कहलाएगा और चौथा वाला परहैलोइक एसिड कहलाएगा। सपोज करिए मैं यहाँ क्लोरीन रख दूँ, X की जगह क्लोरीन रख दूँ, तो इसको हम कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। चलेगा,
एक बात मैं बता दूं, हैलोजन में फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लोरस एसिड ही बनाता है, जिसमें फ्लोरीन की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आना तो चाहिए +1, लेकिन आप जानते हैं कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती है। -1 हम लोग मानेंगे यहाँ पर। बाकी अगर फ्लोरीन के अलावा कोई और हैलोजन यहाँ लिया गया तो वो पर्टिकुलर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो हैलोजन, यहाँ पर जो ये हैलोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट पर है, 1 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर के साथ। इसी तरीके से हैलोस एसिड में भी आप देखेंगे तो ये हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के साथ। हैलोइक एसिड में आप देखेंगे हैलोजन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के साथ। और पर हैलोइक एसिड में तो आप देख ही रहे हैं कि चारों बॉन्ड पेयर है और 0 क्या है आपका लोन पेयर है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, sp3 रहा। चल जाएगा। अब अगर हम लोग इन ऑक्सी एसिड के जनरल फॉर्मूलों की बात करें तो सबसे पहले पॉलिंग साहब ने इनका फॉर्मूला दिया था, इसीलिए इनको पॉलिंग फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। XOMOHN, जहां पर M की शुरुआत 0 से हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं है, 1 2 3, और यहाँ पर एक रख लिया हमने क्योंकि मोनोबेसिक है ये, चलेगा। अब यहाँ पहला वाला तो हाइपोहैलवस एसिड हो गया, इसको छोड़ करके बाकी जितने हैं खास तौर से क्लोरीन से आयोडीन तक ये चारों बनाते हैं। और इनमें अगर किसी पर्टिकुलर हैलोजन के ऑक्सी एसिड को देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती चली जा रही है, तो इसका एसिडिक नेचर भी क्या करेगा आपका, बढ़ेगा। कई बार नीट में पूछा गया, कई बार IIT में पूछा गया है। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि जो इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है, इसका उल्टा ऑर्डर इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर का होता है, चलेगा। यानी कि हाइपोक्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर अगर पर क्लोरिक का है तो सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा आपका, पर क्लोरिक एसिड होगा। और ऐसा हम कैसे बोल दे रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डाटा के आधार पर। चल जाएगा, कर लेंगे, आगे बात को बढ़ाते हैं। अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो ये ऑक्सी एसिड कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं इसका एक जनरल सा चार्ट बना दिया हमने। सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम हैलोजन के साथ स्पेशली फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेकर के चलते हैं एक्वस मीडियम में, तो हाइपोहैलवस एसिड मिलता है। ये हाइपोहैलवस एसिड जो होता है फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर सकता है, और अगर आपने इसके सॉल्यूशन को हीट किया तो ऐसी स्थिति में हाइपोहैलाइड आयन जो होता है हैलाइड और हैलेट में डिसप्रोपियोनेट हो जाता है, डिसप्रोपियोनेट हो जाता है। यानी सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई पड़ेगा 3। यहाँ ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो यहाँ आप -1 देख रहे हैं और यहाँ पर आप +5, यानी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन हो गई। यही हाइपोहैलाइड आयन अगर आयोडाइड के संपर्क में आए तो ये इसे आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, चलेगा। तो ये तो प्रिपरेशन हो गया और ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हो गई। इसी तरीके से अगर हम रिमेनिंग अदर ऑक्सी एसिड की तरफ चलें, जैसे कि क्लोरीन का ले लें तो क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम क्लोरस एसिड को बनाते हैं जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि बेरियम क्लोराइड का एसिडिफिकेशन कराया जाए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो भी तुम्हारा क्लोरस एसिड बनेगा, या फिर सोडियम क्लोराइड का एसिडिफिकेशन कराया जाए तो भी तुम्हारा क्लोरस एसिड बनेगा। सोडियम क्लोराइड बनाने के दो तरीके हैं, ClO2 को एल्कली के साथ डायरेक्ट ट्रीट करो या ClO2 को Na2O2 जिसे ऑक्सेन भी कहते हैं इसके साथ ट्रीट करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है। ये सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीटमेंट पर, एसिडिफिकेशन पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या आइसोलेट कराएगा,
क्लोरिक एसिड के क्रिस्टल आइसोलेट कराता है। अब अगर आप इस क्लोरिक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में लेकर के थोड़ा सा हीट कर दे तो ये डिसप्रोपियोनेट हो जाता है, ये डिसप्रोपियोनेट हो जाता है। और डिसप्रोपियोनेट होकर के ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये कंपाउंड देता है। पैरामैग्नेटिक ClO2 दे सकता है, साथ में क्लोरिक एसिड दे सकता है और HCl देता है। ये डिसप्रोपियोनेशन हुआ। दो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन बढ़ी हुई है और एक घटी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इस मिक्सचर को SO2 के साथ पास कर दें, SO2 को पास कर दें तो ये SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज कर देता है और क्लोरिक एसिड वाला जो पार्ट है वो HCl में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से इसमें जो ये क्लोरिक एसिड वाला पार्ट है अगर अल्कलाइन मीडियम में लिया जाए तो ये क्लोरेट सॉल्ट देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और अगर क्लोरेट सॉल्ट को हीट कर दो तो KCl और O2 बनता है। ये रिएक्शन है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। इसी तरीके से ये जो क्लोरिक एसिड है अगर छोड़ दिया जाए इसको तो ये किस में कन्वर्ट होता रहता है आपका ClO2 में, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। नाउ अगर हम इस क्लोरिक एसिड को सल्फाइड के साथ ट्रीट करें तो ये सल्फेट देगा और ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। यही क्लोरिक एसिड अगर हीट किया जाए तो ये फिर डिसप्रोपियोनेट होता है और HCl और परक्लोरिक एसिड देता है। डिसप्रोपियोनेट होकर के HCl और परक्लोरिक एसिड देता है जो ये -1 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। परक्लोरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करिए तो इसका एनहाइड्राइड बनता है जो Cl2O7 है। एक बच्चे ने कहा कि सर अगर इन सभी ऑक्सी एसिड के एनहाइड्राइड की बात कर ली जाए तो मैंने कहा सभी में से अगर आप वाटर निकालोगे तो जो कंपाउंड बचता है उसको एनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड का एनहाइड्राइड Cl2O है, Cl2O है। क्लोरस एसिड का एनहाइड्राइड Cl2O3 है। क्लोरिक एसिड का Cl2O5 है और परक्लोरिक एसिड का Cl2O7 है। बालक ने कहा कि सर आप कैसे धड़ाधड़ लिखते चले जा रहे हो? तो मैंने कहा किसी भी ऑक्सी एसिड का अगर तुमको एनहाइड्राइड बनाना हो तो उसके सेंट्रल एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर के साथ निकाल लो और ऑक्सीजन को -2 में ले लो और कौन सा रूल लगा दो, क्रॉस रूल, और जो नंबर आता है उसका रेशियो बना दो। तो चूंकि एक इवन डिजिट है और एक ऑड डिजिट है तो इसका रेशियो नहीं बनेगा, तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से मैंने सभी ऑक्सी एसिड के एनहाइड्राइड क्या किए हैं आपका बनाए। कर लोगे, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं करीब करीब। अब दो छोटी छोटी बात रह गई है। एक बात रह गई है इंटरहैलोजन और पॉलीहैलोजन्स, स्यूडो हैलोजन्स और पॉलीहैलोजन्स, और दूसरी बात थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर लें तो ये टॉपिक करीब करीब कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं स्यूडो हैलोजन और साथ में पॉलीहैलोजन। अगर हम स्यूडो हैलोजन और स्यूडो हैलाइड की बात करने जा रहे हैं तो यहाँ एक बात ध्यान देना है कि स्यूडो टर्म है, स्यूडो मतलब धोखा। तो ये कुछ ऐसे आयन या मॉलिक्यूल हैं जिनका केमिकल बिहेवियर हैलोजन से मिलता जुलता है, लेकिन ये हैलोजन नहीं है। इसी तरीके से इनके आयन अपने बिहेवियर में हैलाइड आयन से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये हैलाइड आयन नहीं है। तो हमने टर्म यूज किया स्यूडो हैलोजन और स्यूडो हैलाइड। इसमें सबसे पहली बात मैंने लिखा दे आर नॉट हैलोजन्स, लेकिन जो केमिस्ट्री है इनकी वो सिमिलर होगी हैलोजन के और किसके, आपका हैलाइड आयन के। कॉमन स्यूडो हैलोजन्स की बात कर लें तो जैसे साइनोजेन हो गया या थायोसाइनोजेन हो गया, जबकि स्यूडो हैलाइड की बात कर लें तो साइनाइड, थायोसाइनेट, साइनेट, एजाइड, ये सब आयन हो गए आपके। लेकिन इनकी खासियत होती है कि इनमें पक्का एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम, कम से कम एक नाइट्रोजन एटम इनमें होना चाहिए,
तभी ये स्यूडो हैलाइड और स्यूडो हैलोजन माने जाएंगे। और अगर नाइट्रोजन नहीं है और ऐसा कोई स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो वो केमिकली स्यूडो हैलोजन या हैलाइड नहीं माना जाएगा। अब कौन सी रिएक्शन इनकी सिमिलर है आप देख सकते हैं। सबसे पहली रिएक्शन तो ये कि ये जितने भी स्यूडो हैलोजन या हैलाइड हैं ये लीनियर होते हैं, जैसे कि हैलोजन लीनियर होता है, ठीक है। जैसे साइनोजेन को आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा, तो लीनियर है कि नहीं है आपका, जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल वैसे ही डाइसाइनोजेन। सिमिलरली ये आयन भी जो होते हैं लीनियर ही होते हैं। तो खैर अब अगर इनकी रिएक्शन को हम देखें तो क्लोरीन अल्कली मीडियम में अगर कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाए तो हमने कई बार पढ़ा कि क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बनता है और ये डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन होती है। सिमिलरली इसकी जगह अगर साइनोजेन लोगे तो वो भी NaOH के साथ सोडियम साइनाइड और सोडियम हाइपोसाइनाइड बनाता है, चलेगा। तो एक रिएक्शन तो मैंने सिमिलरिटी दिखा दी हैलोजन की रिएक्शन को लेकर के। अब हैलाइड की दिखा दूं। अगर हम आयोडाइड को क्यूप्रस आयन के साथ लेकर के चलते हैं ऐसे सोल्यूशन में जिसमें Ki होता है तो क्यूप्रस आयोडाइड और पोटेशियम Ki3 बनता है। Ki3 जो कि पोटेशियम पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और I3 माइनस पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये आयनिक होता है। जबकि I3- का अगर शेप देखेंगे तो ये लीनियर शेप में आता है और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है ऐसे। ये आयोडीन मॉलिक्यूल में आयोडाइड का आयन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है, यानी यहाँ ये आयोडीन का मॉलिक्यूल लोन पेयर एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर जो लोग होते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं और जो डोनर होते हैं उन्हें लुईस बेस कहते हैं। जबकि सेंट्रल आयोडीन के पास 3 लोन पेयर होता है, इसलिए ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, पर इसका जो शेप या स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगा। Ki3 मॉलिक्यूल में अगर देखोगे तो तीनों प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और क्या आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। खैर यही अगर मैं साइनाइड लेकर के चलूं तो वो भी इसी क्यूप्रिक सॉल्यूशन में अगर KCN एक्सेस में लिया जाए तो CuCN4-3 आयन देता है। एक्चुअल में ये CuCN4 आप देख रहे हैं ये क्यूप्रस साइनाइड ही बनता है, लेकिन एक्सेस KCN में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, चल जाएगा। तो ये इनकी रिएक्शन सिमिलर है किसके, आपका हैलाइड के, और इसकी सिमिलर है किसके, आपका हैलोजन के। इसलिए इनको हम स्यूडो हैलोजन और स्यूडो हैलाइड्स के रूप में देखते हैं, चलेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लें ब्लीचिंग पाउडर का। अब अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को देखें तो कॉमनली ब्लीचिंग पाउडर को बोला जाता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड और इसका जनरल फॉर्मूला दिखाते हैं CaOClCl। एक्चुअल में ये एक आयनिक सॉल्ट है जिसमें कि 2 प्रकार के एनायन होते हैं, क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड, जिसमें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की अलग अलग होती है। एक क्लोरीन पर -1 जो क्लोराइड में होता है और हाइपोक्लोराइड वाली क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। इस सॉल्ट में आपको आयनिक बॉन्ड मिलेगा और एक कोवलेंट बॉन्ड मिलता है जो सिग्मा टाइप होता है। वास्तव में ब्लीचिंग पाउडर मिक्सचर है। मिक्सचर किसका किसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का। इसमें करीब करीब 35% अवेलेबल क्लोरीन होती है। और आमतौर पे अगर आप देखो तो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल एक बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में करते थे जिसे हम हैलोफॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन में जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसमें कि CH3 और कार्बोनिल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर हो और यहाँ कोई एसिडिक ग्रुप मौजूद ना हो, तो इसका ये वाला हिस्सा हम क्लोरोफॉर्म में या हेलोफॉर्म में बदल लेते थे और अगर यही आयोडीन था तो आयोडोफॉर्म येलो PPT के रूप में आता था। या फिर हम जो एल्कोहलिक ग्रुप ऐसे जिसमें कि सेकेंड कार्बन पर OH लगता है, ये ग्रुप जहाँ मौजूद था इसको भी आयोडोफॉर्म में बदल ले रहे थे, हेलोफॉर्म में बदल ले रहे थे। एक्चुअल में होता क्या है कि इसके केस में जो ब्लीचिंग पाउडर है
वो एक्वस क्लोरीन देता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और इस अल्कोहल को इस कार्बोनिल कंपाउंड में बदल देता है और फिर हैलोजन शिफ्टिंग होती है और हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक में भी डील किया है हम लोगों ने कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है आपका, चाहे वो एल्डिहाइड में हो या कीटोन में हो या फिर ये अल्कोहल ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज किया जाता है करस्पॉन्डिंग हैलोफॉर्म में। चूंकि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है हैलोफॉर्म टेस्ट। मैंने इस बात को यहाँ मेंशन भी कर दिया है। अब अगर इसकी रिएक्शन को देखो तो सबसे पहले बनाने का तरीका ये है कि ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन को पास करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। अगर आप एथिल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म बनेगा। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनती है। इस क्लोरीन को हम मेजर कर लेते हैं KI के द्वारा। तो जब KI सोल्यूशन में क्लोरीन पास करेंगे तो आयोडीन प्रेसिपिटेट होगा और अगर क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो HCl और हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा और ये हाइपोक्लोरस एसिड टूट करके नेसेंट ऑक्सीजन देगा जो ब्लीचिंग एक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा तरीका ये है कि अगर इस सॉल्ट को हम HCl के साथ ट्रीट कर दें तब भी हमको हाइपोक्लोरस एसिड मिल जाता है जो अनस्टेबल होकर के HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ब्लीचिंग पाउडर सैंपल को छोड़ दो तो इसमें मौजूद जो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट है वो डिसप्रोपियोनेट होता है। ध्यान दीजिएगा, डिसप्रोपियोनेट होता है, यानी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो है हायर और लोएस्ट में आपका कन्वर्ट होती है। पोटेशियम नाइट्राइट को ये नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करता है, अमोनिया को नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज करेगा, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करेगा, H2S को ये सल्फर में क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है। चलेगा। तो इतना अगर हम जान रहे हैं तो हमारे हिसाब से सफिशिएंट है किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब मैं बस एक आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हुए इस टॉपिक का एंड करूंगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आयोडीन जो होती है वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, लेकिन उसी वाटर में अगर हम KI मिला देते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा बेटा ऐसा है कि जब आयोडीन को प्लेन वाटर में आप पास करते हो तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन जब इसी आयोडीन को ऐसे वाटर में पास करते हो जिसमें KI मौजूद है तो ये इससे रिएक्ट करके KI3 बनाता है। और मैं KI3 के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि ये एक आयनिक सॉल्ट है जिसमें कि K+ और I3- आयन होता है। ये I3- आयन पॉलीहैलाइड आयन है। इस पॉलीहैलाइड आयन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सेंट्रल आयोडीन और इसके दोनों तरफ 2 आयोडीन एटम लगे होते हैं। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता ऐसे है कि आयोडाइड मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर आयोडीन मॉलिक्यूल को कोऑर्डिनेट करता है। तो जिस एटम को कोऑर्डिनेट किया जाता है वो सेंट्रल एटम बनता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर 3 लोन पेयर होते हैं और दोनों आयोडीन एक्सियल पर होते हैं। तो अगर आप सेंट्रल आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो वो sp3d आएगा। ज्योमेट्री देखोगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन शेप और स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे, शेप और स्ट्रक्चर देखोगे तो वो लीनियर आएगा। एक बात और बता दें, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये नॉन पोलर आयन है, नॉन पोलर एनायन है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें दोनों आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी आपस में बराबर होती है, क्योंकि ये क्या शो करेगा, आपका रेजोनेंस शो करता है। तो हाइब्रिड में ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में बराबर आती है। चलेगा। ये तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पर होते हैं और दोनों बॉन्ड एक्सियल पर होते हैं। यहाँ एक बात और याद रखनी है कि I3 में जो I2 का मॉलिक्यूल है ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है सो लुईस एसिड, और आयोडाइड आयन जो है वो लुईस बेस, और ये जो I3 एनायन देख रहे हो ये एडक्ट होता है, सॉल्ट है इस लुईस एसिड और लुईस बेस का। ध्यान रहेगा, पूछा गया IIT में, इसलिए मैंने इसका यहाँ जिक्र कर दिया। इसी तरीके से एक बार बालक ने हमसे और पूछी कि सर सॉलिड आयोडीन जो होता है
वो आयनिक स्पीसीज बनाता है। क्या उस आयन में दोनों आयन का शेप, ज्योमेट्री या केमिकल बिहेवियर एक जैसा है? मैंने कहा नहीं। इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लो। जो सॉलिड आयोडीन है ये दो प्रकार के आयन रखता है, I3+ एज ए कैटायन और I3- एज ए एनायन। दोनों आयन स्ट्रक्चरली बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर तुम I3- की बात करोगे और I3+ की बात करोगे तो यहाँ बिहेवियर अलग अलग होगा। I3- में आयोडीन के मॉलिक्यूल को आयोडाइड का आयन लोन पेयर देता है, जबकि I3 वाले में आयोडीन का मॉलिक्यूल I+ को लोन पेयर देता है। कहने का मतलब कि यहाँ आयोडीन मॉलिक्यूल का बिहेवियर एज ए लुईस एसिड, जबकि आयोडाइड का एज ए लुईस बेस है। लेकिन I3+ में आयोडीन का बिहेवियर एज ए लुईस बेस और I+ का बिहेवियर एज ए लुईस एसिड है। दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में अंतर है। ध्यान से देखिए, जहां पर I- आयोडीन को लोन पेयर देकर के लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा था और तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d था, शेप लीनियर था। वहीं पर जरा I3+ में आप देखो तो जो सेंट्रल आयोडीन है वो दो लोन पेयर को रखेगा ऐसे, दो लोन पेयर को रखता है और एक लोन पेयर जो इसने कोऑर्डिनेट किया हुआ है I+ को वो ऐसे आएगा। यानी कि सेंट्रल आयोडीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अब वो sp3 होता है। साथ ही साथ दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप V शेप या बेंट शेप होता है। चूंकि ये दोनों आयन खूब पूछे गए हैं तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या किया, आपका डिस्कस कर दिया कि सॉलिड आयोडीन जो होती है I3+ कैटायन और I3- एनायन से मिलके बना है। जहाँ कैटायनिक स्ट्रक्चर बेंट शेप का होता है, वहीं एनायनिक स्ट्रक्चर आपका जो होता है लीनियर शेप का होता है। चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट भी करेंगे। तो इतना अगर आप जान रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका हैलोजन फैमिली सफिशिएंट है। आपके क्वेश्चन IIT, नीट, PMT या जो भी यूजी स्तर के एग्जामिनेशन हैं उसमें नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को बनाइए, प्रॉब्लम को पूछिए और हाँ, एक फ़ायदा थोड़ा मेरा भी करते चलिए कि अपने दोस्तों को बताइए कि नहीं भाई अमित सर सिखा रहे हैं, ताकि हमारी बात और दूर तक लोगों तक क्या कर सके, आपका पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, हमारे शेयर करिए, हमारे लाइक करिए। हमारे कोई क्वेश्चन है तो जिस माध्यम से भी आप हमसे जुड़े हुए हैं वो पूछिए। हमारी पूरी टीम शारदा क्लासेस और ACNI पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ में जुड़ी हुई है हर स्टेप पर, चाहे वो डाउट का स्टेप हो, चाहे वो लेक्चर डिलीवरी का स्टेप हो। भले कोरोना पेंडेमिक में सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन हमारी टीम पूरी तरीके से लेक्चर तैयार कर रही है, लेक्चर पहुंचा रही है, आपके डाउट को क्लियर कर रही है और हर तरीके से आपका मोरल बूस्टअप कर रही है, आपके साथ लगी हुई है, ताकि आप अपनी रैंक को अगर आउट ऑफ 1000 जाना चाहते हैं 1000 के अंदर आइए, 500 के बाहर जा रहे हैं तो 500 के अंदर आइए, 100 के बाहर जा रहे हैं तो 100 के अंदर आइए, 50 के बाहर है तो 50 के अंदर आइए, टॉप 10 के बाहर हैं तो टॉप 10 के अंदर आइए। चलेगा बाल को? चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।